गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। तो आप सब लोग ठीक होंगे मेरे हिसाब से। कल हमने क्या पढ़ा था? नदियाँ पढ़ी थी। ठीक है, मतलब कल हमारी नदियाँ कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, कावेरी तक पहुंचे थे, मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ हमने देख ली थी। ठीक है, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम ट्रिब्यूटरीज बनाती है। आपको नर्मदा और तापी के बारे में पूरा पता है। अगर वो दोनों हमारे अभी ज्योग्राफी के इसमें रिलेवेंट रहती तो मैं आपको पढ़ा था, आपने एमपी में उसको पूरा पढ़ा होगा। ठीक है, अब बची लूनी रिवर। कौन सी बची? लूनी रिवर। ठीक है, लूनी रिवर के बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए। लूनी रिवर के बारे में एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, जो लूनी रिवर है ये पुष्कर झील के पास से निकलती, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात, अगर बाय चांस पूछे तो इसकी एक सहायक नदी पूछा जा सकता है, उस सहायक नदी का नाम है जवारी या जवाड़ी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या हो सकती है, जवारी या जवाड़ी। ठीक है, उसके बाद ये कच्छ के रण में जाके, याद रखना, कच्छ के रण में जाके क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, इनलैंड हो जाती है। कौन सी रिवर? लूनी रिवर। कौन सी रिवर? लूनी रिवर। अब एक और रिवर है साबरमती। ठीक है, तो उससे भी इतना ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, बचा नर्मदा और तापी, तो वो एमपी के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पे हमें मिलती है मांडोवी नदी। कौन सी मिलती है? मांडोवी नदी। ठीक है, तो ये याद रखना, मांडोवी नदी जो है वो गोवा की नदी है। ठीक है, मांडवी नदी या मांडोवी नदी कहाँ की नदी है? गोवा की नदी है। उसके बाद एक और नदी आती है जिसका नाम है जुआरी नदी। कौन सी नदी? जुआरी नदी। ये जो जुआरी नदी है, क्योंकि जुआरी ज्यादा आपको गोवा में ही मिलेंगे क्योंकि वहां पे कैसीनो लीगल है। ठीक है, जुआरी नदी भी कहां पर है? गोवा में है। कहां पर है? गोवा में। ठीक है, एक और नदी है पेरियार नदी। ये पेरियार नदी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ये केरल की नदी है। ये कहाँ की है? केरल की। एक और नदी है अगर आप याद रखना चाहो तो भारतपुजा नदी, ये भी केरल में बहती है। ठीक है, चलिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने ऊपर नदियां देखी और बे ऑफ बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां देखी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। आज हम कोशिश करेंगे कि लेक्स कंप्लीट करें, लेक्स तो कंप्लीट कर ही लेंगे, उसके बाद वाटरफॉल्स भी कंप्लीट करने के बाद हम डैम्स पे आ जाए, बेसिकली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पे आ जाए। तो इतना सब कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पूरे ना भी हो पाए, कुछ पार्ट अगर हो पाए तो कल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट करने के बाद में हम मिनरल्स पढ़ लेंगे इंडिया के। ठीक है, मिनरल्स पढ़ने के बाद में हम सॉइल और फॉरेस्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, सॉइल और फॉरेस्ट और सेंसस। ठीक है, इसके अलावा कोई रिलेवेंट चीज अगर बचती है, इंडस्ट्री बचता है। ठीक है, आई होप एक मोटा मोटा हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेगा। फॉरेस्ट में हमारा नेशनल पार्क वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कृषि मैंने सॉइल बता दिया आप लोगों को, तो हम 4-5 लेक्चर्स में इस क्लास को कंप्लीट करने का, वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। मतलब नेक्स्ट वीक पूरा नहीं लेंगे हम, नेक्स्ट वीक के पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे। हो सका आपके सिलेबस में इकोलॉजी इन्वायरमेंट आता है, प्रीलिम्स के सिलेबस में है। ठीक है, वो कौन पढ़ाता है देखते हैं। ठीक है, नहीं तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट बेसिकली ज्योग्राफी का पार्ट है। चलो, कोई मेरे से है नहीं, तो मैं तो अभी फ्री हूँ। आई डोंट, अल नीनो ला नीनो भी वेदर पढ़ेंगे ना, क्लाइमेट, क्लाइमेट का पोर्शन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हो सका तो मेरी एक ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डेड है मॉनसून की। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी आ जाएगी वो, उसमें कुछ अपडेटेशन चल रहा है। ठीक है, तो मॉनसून पर वो यूपीएससी से रिलेवेंट ज्यादा है, एक काम करेंगे, एक अलग ही क्लास लगा लेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, एल नीनो, ला नीनो, फिर नॉर्थ वेस्ट मानसून क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, रिट्रीट मानसून क्या होता है, जिसको बोलते हैं मौसम का निवर्तन। मतलब पूरा इंडिया का क्लाइमेट एक क्लास में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो सका तो अगर ऐसा लगा तो मैं कल ही स्टार्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, इधर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम उसको उस तरीके से ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्लाइमेट को हम उसी तरीके से पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से लेक्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट सारी नहीं पढ़ेंगे हम, ना। झील, ठीक है, क्या पढ़ने वाले? झील पढ़ने वाले। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि झील क्या होती है सभी को पता है। क्या होती है झील की अगर परिभाषा देनी हो तो? सर, एक खड्ड जो तीन तरफ से, चारों तरफ से किसी एक लैंडमार्क से घिरा हुआ, लैंडमार्क से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें एक सामान्य परिभाषा में तो झील एक अंतःस्थलीय भाग होता है।
इनलैंड वाटर बॉडी होती है। क्या होती है? इनलैंड वाटर बॉडी होती है, अंतःस्थलीय जलीय भाग होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब झील जो है वो कई प्रकार की होती है, तो यहां हम प्रकार में डिस्कस नहीं करेंगे, झील अलग अलग तरीके से बनती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, एक झील सुना होगा कि हिमानीकृत झील, ठीक है, एक सुना होगा आपने लेगून झील, सुना होगा ना सभी ने। ठीक है, उसके बाद में आपने सुना होगा टेक्टोनिक झील। ठीक है, अलग अलग प्रकार से फिर नदियां भी निक्षेपित करके झील बनाती हैं, तो बहुत अलग अलग प्रकार की झील है। हम उन प्रकारों में नहीं उलझना चाहते, सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में कि कौन सी झील कहां है, इतना क्वेश्चन बनता है। कौन सी मीठे पानी की, कौन सी खारे पानी की। तो यहां अगर हम कैटेगराइज करें लेक्स को, तो एक लेक होती है हमारी ब्रैकिश। कैसी लेक होती है? ब्रैकिश, या जिसको आप इंग्लिश में एक और वर्ड यूज कर सकते हो सलाइन, हिंदी में हम बोल सकते हैं खारे पानी की झील। कैसी झील? खारे पानी की झील। दूसरी जो होती है हमारी, वो कौन सी होती है? मीठे पानी की झील। कैसी झील है? मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक। कैसी लेक? फ्रेश वाटर लेक। तो दो प्रकार की झीलें होती है। ठीक है, अब देखना, खारे पानी की झील जो है वो कोस्टल एरियाज में मिलना स्वाभाविक है। जो कोस्टल एरिया है ना, जो तटीय क्षेत्र है, वहां समुद्र का पानी इसमें आ जाएगा तो वो खारे पानी की झील बन जाएगी, बीच में बैरियर बन जाएगा, बार बन जाएगा, तो ठीक है, अवरोधक बन जाएगा, वहां संभव है। लेकिन कुछ झीलें जो हैं वो बिल्कुल बीच वाले पार्ट में भी मिलती है, मतलब जिसका समुद्र से कोई लेना देना नहीं है, ओशन से, महासागर से कोई लेना देना नहीं है, वहां भी हमें ये झीलें मिलती है। तो ऐसी झीलों को हम अंतःस्थलीय लवणीय झील कहते हैं। ठीक है, इनलैंड सलाइन लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? इनलैंड सलाइन लेक कहते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहां पे एक मोटा मोटा जो क्वेश्चन बनने का, जो सबसे, देखो हमने यही ट्रेंड स्टार्ट किया कि जो सबसे पहले क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उनसे अंदर जो बन सकते हैं उनको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो झील से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी झील कौन सी झील? भारत की, विश्व की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। अब बात समझ में आएगी कि सर ये वाली कैटेगरी में आती है या ये वाली कैटेगरी में आती है? खारे पानी की झील है। ठीक है, चलिए बात समझना, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील, इसके संदर्भ में एक बात की जाती है कि ये कैसी झील है? लेगून झील है। कैसी झील है? लेगून झील। और याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, लेगून झील जो होती है वो कोस्टल एरिया में मिलती है, तटीय क्षेत्र में मिलती है। कैसे कहां मिलती है? तटीय क्षेत्र में। तो इसका तट किस राज्य में मिलता है हमें? तो उड़ीसा में मिलता है। कहां मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन, स्टार्टिंग क्वेश्चन है, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि कैसी झील है? अभी मेरे क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला? भारत की सबसे बड़ी झील, तो क्या है? चिल्का झील, जो कि किस प्रकार की झील है? अब आपसे पूछेगा भारत की अंतःस्थलीय, भारत की अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील। बात समझ में आई? खारे पानी की सबसे अंतःस्थलीय, इनलैंड, कौन सी? इनलैंड कौन सी है? सांबर झील है। ठीक है, राजस्थान में सांबर झील है। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया सभी को? दूसरा क्वेश्चन क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्या था? कि भारत की सबसे बड़ी झील। अब वो सबसे बड़ी भी कैसी है? खारे पानी की। अब बड़ी भी है लेकिन कैसी है? खारे पानी की। तो आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कौन सी आएगी? चिल्का। भारत की, ये वर्ड आना इंपॉर्टेंट है अगर ये आंसर होगा, तो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांबर झील। यहां तक बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बनता है इससे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की फ्रेश वाटर लेक वूलर झील। इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। कौन सी झील है? वूलर झील। ठीक है, कहां पर है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये, वहां पर है। ठीक है, जो कश्मीर घाटी है उसमें इसका पानी जाता है। ठीक है, मतलब कश्मीर घाटी के जो लोग हैं वो इसी का पानी यूज करते हैं। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ये कैसी झील है? तटीय झील है, लेगून झील है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील, बात समझ में आई? भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लेक। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील की अगर बात करूं तो वो है पुलिकट। वो क्या है? पुलिकट। इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? कितने क्वेश्चन बन गए? चार क्वेश्चन बन गए। पांचवा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील। बात समझ में आई? भारत की सबसे लंबी झील, लंबी मतलब स्ट्रेच्ड, जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है।
ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी झील जो है उसका नाम है वेम्बनाड। क्या नाम है? वेम्बनाड झील। कौन सी झील? वेम्बनाड झील। ये पड़ती है केरल में और ये भी लगून है। ये भी कैसी है? लेगून। यहां हमें कयाल देखने को मिलता है। अभी मैं जब इसको पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा कयाल क्या होता है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो कितने क्वेश्चन बन गए? 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बन गए? 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाने के चांस है झील में से। बात समझ में आ गई? सबसे बड़ा ये वाला सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम स्टेट वाइज लेक्स पढ़ेंगे। अब हम कैसे चालू करेंगे? स्टेट वाइज। ठीक है, कि कौन कौन सी, वैसे तो बहुत सारी झील है भारत में। ठीक है, भारत में बहुत सारी झील है, लेकिन हम स्टेट वाइज जो जो इंपॉर्टेंट होती है वो पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। इसको रफ कर देते हैं। इसको रफ कर देते हैं, एक सेकेंड। जस्ट अ मिनट। आई होप सो सभी को दिख रहा होगा। ये सभी को दिख रहा है? क्लियर है? दिख रहा है? क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं, वो पहले भी नहीं हुई थी, उन्होंने दिया। सर ये स्टार्ट जस्ट वेट अ मिनट। ये पेज है। व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। फाइल दिख रहा है किसी को? पीछे डाउनलोड। Where is our lake? कहाँ रही? फाइनली इतना दिख रहा है सभी को? इससे ज्यादा ये बड़ा फिर क्या वाला? थैंक यू वेरी मच। संस्था आपकी आभारी रहेगी। इतना ठीक है? ये इतना तो बहुत ज्यादा ठीक है। ये तो ठीक है। सबसे पहले हम जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स पढ़ने वाले हैं। किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। अब आपको पता चल गया कि ये वाला जो रीजन है ये जम्मू एंड कश्मीर है। ये वाला कौन सा क्षेत्र है? जम्मू एंड कश्मीर। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे पहले किससे? वूलर लेक से। किससे स्टार्ट करेंगे? वूलर लेक से। किससे स्टार्ट करेंगे? वूलर लेक से। ठीक है, वूलर ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हमारी पहले कैटेगरी में आ गई है। ठीक है, किस राज्य में पड़ती है ये अब हमें पता चल गया। किस राज्य में पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है सर, कौन सी झील है? मीठे पानी की झील है कि खारे पानी की?
मीठे पानी की झील है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। अभी हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगली झील आपको दिख रही होगी डल लेक। कौन सी लेक दिख रही है? डल लेक, ठीक है। डल लेक भी कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर ज्यादा डीप में बनेगा तो वो ये बनेगा कि इस लेक के कितने बेसिन हैं। बेसिन समझते हो ना, भाग, ठीक है। इस लेक के कितने बेसिन है? तो इस लेक के 5 बेसिन है। कितने बेसिन है? 5 बेसिन है। कितने बेसिन है? 5। बात समझ में आ रही? कितने बेसिन है? 5। उन पांचों के और ज्यादा डिटेल में पूछे तो नाम भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रही? नेहरू बेसिन, हजरत पार्ट बेसिन, ठीक है, हजरत बाट बेसिन, नागिन बेसिन, और उसके बाद में बरारी नामक बेसिन। ऐसे 5 बेसिन इसके बनते हैं, ठीक है। आई होप सो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई है। कितने बेसिन है इसके? 5 बेसिन। नेहरू बेसिन, निशात बेसिन, नेहरू बेसिन, निशात बेसिन, हजरत बाट बेसिन, नागिन बेसिन और बरारी बेसिन, ठीक है। इसके कितने बेसिन है? 5। नागिन बेसिन, हाँ, नागिन झील एक अलग है, ठीक है। इसी से रिलेवेंट अगर लिखा होगा यहाँ पे तो एक नागिन झील भी पड़ती है यहाँ पे। कौन सी झील पड़ती है? नागिन झील भी पड़ती है, ठीक है। अब इसमें कुछ झील नहीं है, ठीक है, वो भी हम लोगों को याद रखनी है। पहली झील कौन सी होगी जम्मू कश्मीर में? वूलर, ये ऑटोमेटिक याद रहेगी। देखो जम्मू कश्मीर की सारी ऐसे ही याद रहती है। दूसरी कौन सी हो गई? डल। तीसरी नागिन। तीसरी कौन है? नागिन, ठीक है। चौथी है मानस झील। इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसको बहुत पवित्र माना जाता है। किस झील को? इस मानस झील को क्या माना जाता है? बहुत पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? पवित्र। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी मानस झील को तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि कश्मीर की मानसरोवर झील किसको कहा जाता है, तो मानस झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मानस झील को किसकी? कश्मीर की मानसरोवर झील कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये मानस नहीं, मानसर झील है। अच्छा, मानस झील का अलग है, मानसर झील, सॉरी, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। एक और झील है यहां पर, शेषनाग झील। कौन सी झील? शेषनाग झील, ठीक है। देखो अगर नाग वर्ड किसी के भी पीछे आए, नाग जैसे नागिन, शेषनाग, ठीक है, वेरीनाग, एक वेरीनाग झील भी है यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गई? वेरीनाग एक जगह भी है बेसिकली, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? तो अगर नाग या नागिन वर्ड थोड़ा बहुत, देखो एक निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे हमें याद रखने के लिए, तो वो झील हमें कहां मिलेगी? जम्मू कश्मीर में। कहां मिलेगी? जम्मू कश्मीर में। सबसे इंपॉर्टेंट लेक की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वूलर झील सभी को पता है, वो तो सभी बता देंगे। डल झील भी ऑलमोस्ट सभी को पता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि शेषनाग झील कहां पर है, ठीक है। अगर बनेगा तो शेषनाग झील कहां पर है। बात समझ में आई? ठीक है। तो आपको पता है नाग नागिन कहां मिलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब अगले स्टेट पे आते हैं, यूनियन टेरिटरी पे आते हैं। ये भी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अगला है हमारा कौन सा? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। यहां की जो झील है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हमें सीक्वेंस में पता होनी चाहिए। यहां एक झील है, इस झील का नाम है सतपारा झील। क्या नाम है इस झील का? सतपारा झील। क्या नाम है? सतपारा झील। कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। कौन सी? सतपारा झील, ठीक है। एक और झील है इसी के नीचे, जस्ट अगर हम देखते हैं तो एक और झील है, उसका नाम है सॉल्ट लेक। कैसी झील है? सॉल्ट लेक, ठीक है। कौन सी झील है? सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक कहां पर है? लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद एक और झील है, अगर हम यहां देखें तो इस झील का नाम है सोकर झील। सोकर झील, ठीक है। सोकर झील, ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं तो TSO आता है। सोकर झील कहां है? लद्दाख में, ठीक है। एक और झील है सो मुरेरी, ये दिख रही है आप लोगों को? ये सो मुरेरी, ये भी कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में, ठीक है। एक और झील दिख रही है आपको, पेंगोंग लेक। ये पेंगोंग सो, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन सब में। अगर मैं आपको बोलूं कि इनमें से अगर 2 चूज करनी है, ठीक है, तो शायद सो मुरेरी और सो पेंगोंग सो से क्वेश्चन बन चुका है एक आध बार MPPSC में, ठीक है। इन दोनों से एक आध बार क्वेश्चन बन चुका है। पेंगोंग सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेंगोंग सो एक ऐसी झील है जो भारत और चाइना की बॉर्डर पे पड़ती है, ठीक है। तो इस पेंगोंग झील का 40% हिस्सा भारत के पास है। इस 40% भाग इसका किसके पास है? भारत के पास। तो बचा हुआ 60% किसके पास है? चाइना के पास। आप सभी लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें जो लास्ट वाला सीन है ना, वो इसी पेंगोंग सो लेक का है, ठीक है।
जो लास्ट वाला सीन है ना, वो कौन सी लेक का है? पेंगोंग सो लेक का है। ठीक है, अभी हाल मतलब भारत और चाइना की बॉर्डर पे पड़ते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको टूरिज्म करना है, जाना है, तो यहाँ पे परमिशन लेने की एक परमिशन लेनी पड़ती है आपको यहाँ जाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बोट राइडिंग वगैरह ये सब कुछ मना है। ठीक है, यहाँ पे आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई दो लेक हमें बतानी हो तो वो कौन सी है? पेंगोंग सो और सो मुरेरी। पेंगोंग सो और सो मुरेरी, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है हमारी। ठीक है, तो याद रखना पेंगोंग सो मतलब TSO जिसमें भी आ जाए, सो सो। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे सो आपको यहां भी मिलेगी, कहां पर? ये सोंगमो लेक। ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसे सो लहामू लेक मिलेगी, जिसको चोलामू लेक भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये दो अलग ही हो जाती है। तो आप याद रखना सो मुरेरी और सो पेंगोंग या पेंगोंग सो दोनों कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? लेह है। इसकी राजधानी के किनारे से कौन सी नदी जाती है? सिंधु नदी जाती है। कौन सी जाती है? सिंधु नदी। अब आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट, देखो ये 3-4 जो स्टेट है ना, जैसे यूनियन टेरिटरी स्टेट में ला लेते हैं ना, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। अगर इन 3-4 की हमें पता चल गए तो बाकी बहुत आसान है। बाकी इंडिया की जो लेक्स है वो बहुत आसान है, उनको नाम से ही आप समझ जाओगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश पे। किस पे आते हैं? हिमाचल प्रदेश पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश की सभी जो झीलें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहली झील आप लोगों को पता होनी चाहिए इस राज्य की, जिसको हम बोलते हैं खज्जियार झील। कौन सी झील? खज्जियार झील। कौन सी झील? खज्जियार झील। ठीक है, खज्जियार झील जो है वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। दूसरी झील है जिसको हम बोलते हैं चमेरा झील। क्या बोलते हैं? चमेरा झील। दूसरी कौन सी है? चमेरा झील। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है चमेरा झील क्योंकि आप सभी लोगों ने हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है चंबा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? चंबा राष्ट्रीय उद्यान। तो चंबा राष्ट्रीय उद्यान से में ही है ये झील। ठीक है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? चंबा राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, चंबा नेशनल पार्क में है। कौन सी झील? चमेरा। चमेरा झील। कौन सी झील? चमेरा। ठीक है, उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट झील आ जाती है चंद्रताल झील। ठीक है, कौन सी झील? चंद्रताल झील। ठीक है, चंद्रताल झील इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आजकल इसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है यहां जाने का। ठीक है, वो एक रणवीर कपूर वाली मूवी है ना कि भाई एक बार मौका मिला तो चंद्रताल लेक जरूर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चंद्रताल लेक है इसका एक और नाम है, इसको सो चिकमा के नाम से भी जाना जाता है। सो चिकमा। ठीक है, सो TSO सो है ना, सो चिकमा। ठीक है, लेकिन आपको पूछेगा तो वो चंद्रताल ही पूछेगा, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। इससे भी इंपॉर्टेंट इस पूरे स्टेट में से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि यहां पे IUCN का फुल फॉर्म पता है सभी को? नेचर। ठीक है, इस IUCN ने इंडेंजर्ड कैटेगरी में अगर हम बात करें तो रेड लिस्ट की, सीधी सी बात करें, रेड लिस्ट में एक प्राणी को रखा है, एक जीव को रखा है जिसका नाम है स्नो लेपर्ड। क्या नाम है? स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेपर्ड तो क्या होता है? चीता। हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ। ठीक है, हिम तेंदुआ वो हमें कहां मिलता है? इसी झील के आसपास मिलता है। ठीक है, हम कहते हैं ना हिमालय में स्नो लेपर्ड मिलता है। ठीक है, तो याद रखना इस झील के आसपास मिलता है वो स्नो लेपर्ड। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात सभी को? उसके बाद अगली झील है हमारी सूरजताल। उसके बाद अगली झील कौन सी है हमारी? सूरजताल। कौन सी झील? सूरजताल झील। कौन सी झील है? सूरजताल। सूरजताल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हमने चेनाब रिवर का ओरिजिन देखा था तो वहां से 2 स्ट्रीम्स निकलती है, एक तो चंद्र और एक भागा। ठीक है, तो जो चंद्र स्ट्रीम है ना वो इसी सूरजताल से निकलती थी। बात समझ में आ रही? हालांकि इतना ज्यादा डीप में नहीं भी याद रखो तो चलेगा। सूरजताल कहां है ये याद रख लो तो इंपॉर्टेंट है। सूरजताल कहां पर है? हिमाचल। ठीक है, उसके बाद अगली लेक यहां पर लिखी है जिसका नाम है रेणुका झील। क्या नाम लिखा है? रेणुका झील। ये ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस झील का नाम देवी रेणुका, यहाँ पे एक देवी है, उन देवी रेणुका के नाम पर रखा गया। तो याद रखना रेणुका झील कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब आप सभी लोगों ने एक और देखो, आप सभी ने भाखड़ा नांगल डैम के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो उस भाखड़ा नांगल डैम के कारण, जैसे वो बेसिकली आपका पंजाब में पड़ जाता है, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसका जो बैक वाटर है, उसका कुछ बैक वाटर पीछे तक भी आ जाता है, तो जैसे
कृत्रिम झील का निर्माण हो जाता है, आर्टिफिशियल लेक का निर्माण हो जाता है, जिसको हम कहते हैं गोविंद सागर झील। क्या कहते हैं? गोविंद सागर झील। तो वो भी हमें कहां देखने को मिलती है? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। जब हम डैम करेंगे तब भी ये क्वेश्चन आ जाएगा वैसे, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए आप, ठीक है। क्लियर है? अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन को यहां से क्लियर कर लिया, एक ये सूरज ताल, इसको याद रख लीजिएगा। अगर इस सूरज ताल को याद रख लोगे तो आपको उत्तराखंड की झीलें याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जहां भी ताल लिखा हुआ आएगा वो झील उत्तराखंड में मिलेगी, एक्सेप्ट सूरज ताल, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं उत्तराखंड पे। कहां पे आते हैं? उत्तराखंड पे आते हैं, ठीक है। इतनी सभी को क्लियर है? देखो सबसे पहले फास्ट रिवाइज करते हैं। वुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। सो मुरेरी कहां पर है? लद्दाख में। पेंगोंग सो लद्दाख में। सॉल्ट लेक लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। रेणुका हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। सूरज ताल कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेट है हमारा वो कौन सा है? उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड है, ठीक है। चलिए आते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में अगर आप लोग लिखना चाहें तो उत्तराखंड की जो पहली झील है जिसको हम कहते हैं भीमताल झील। कौन सी झील? भीमताल। मैंने बोला ना जिसके पीछे भी ताल आएगा वो आपको कहां मिलेगा? उत्तराखंड में। सिर्फ ये सूरज ताल चंद्रताल छोड़ देना, ठीक है। लिखा है क्या? चलिए भीमताल झील कहां है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। इतना लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद में इंपॉर्टेंट एक और इंपॉर्टेंट झील है रूपकुंड। ये लिखा है रूपकुंड, ठीक है। ये रूपकुंड लिखा है। ये रूपकुंड झील को रहस्यमयी मिस्टीरियस लेक कहा जाता है। इस रूपकुंड झील को क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील। क्यों कहा जाता है रहस्यमयी? रहस्य जैसा कुछ होगा तभी तो कहा जाता है, ठीक है। 1942 में जब यहाँ पे कुछ ट्रेवलर्स गए होंगे तो यहाँ पे इस झील के अंदर, ये बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है, लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर है ये। बात समझ में आ रही? 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो इस झील में जब कुछ लोग गए तो वहां पे इनको जो है स्केलेटन मिले, कंकाल मिले, ठीक है। और वो कंकाल जो है थे वो लगभग 600 से ज्यादा लोगों के थे, ठीक है। तो इस झील में इतने लोगों के कंकाल मिलने से मतलब इस झील को रहस्यमयी कहा जाता है। और जब उन कंकालों की, उन स्केलेटन्स की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये लोग बहुत पुराने थे। पुराने मतलब ज्यादा पुराने भी नहीं, ये किसी एक बीमारी से मरे हुए हैं सभी, ठीक है। कोई एक बीमारी, वायरस फैल गया होगा, उसके कारण ये सभी मरे हैं। और उनकी लाश जो है वो कहां पर मिली, इनके स्केलेटन कहां देखने को मिले थे? रूपकुंड झील में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रहस्य, ठीक है। रूप भले ही है इसमें लेकिन है रहस्य, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी सभी को? चलिए उसके बाद है सात ताल झील। कौन सी झील? सात ताल झील। लिखा है यहाँ? नहीं लिखा है, ठीक है। सात ताल झील। कौन सी झील? सात ताल झील, ठीक है। ऐसा जब इस झील के अंदर जाते हैं तो ऐसा पता चलता है कि 7 तालाबों से मिलकर बनी है, लेकिन ऊपर से एक ही दिखती है। ऊपर से एक ही दिखती है लेकिन अंदर से जब जाके देखा जाता है तो अलग अलग 7 प्रकार के इसमें तालाब मिलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सात ताल झील। जो 7 तालों से मिलकर बनी है वो क्या है? सात ताल। एक और है, आपको नाम से पता चल जाएगा, नैनी झील। नैनी झील नैनीताल कहां पे? ठीक है। तो जिसमें भी ताल आएगा तो वो कहां होगी? उत्तराखंड में होगी, ठीक है। तो नैनी झील भी हमारी कहां पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। एक और झील इंपॉर्टेंट आ जाती है जिसका नाम है नौ कुचिया ताल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नौ कुचिया ताल, नौ कुचिया ताल झील। नौ कुचिया ताल इसलिए याद रखना है क्योंकि इस झील के 9 कोने। इस झील के कितने कोने? 9 कोने। 9 कोने, 9 कॉर्नर्स होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? नौ कुचिया ताल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौ कुचिया ताल कहा जाता है, ठीक है। एक और झील है यहां पर जिसको कहा जाता है गौरी कुंड, ठीक है। एक और झील है जिसका नाम क्या है? गौरी कुंड, ठीक है। तो बहुत आसान है उत्तराखंड की झीलें याद रखना, ठीक है। उत्तराखंड की झीलें याद रखना आसान है। भीमताल, सात ताल, नौ कुचिया ताल, रूपकुंड, भीम, गौरी कुंड, ठीक है। और जिसमें भी ताल आए वो सब यहीं पे। बात समझ में आ? और भी अगर कोई रह भी गई है तो उसमें ताल ही आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये कहां की थी? उत्तराखंड की थी। कहां की थी? उत्तराखंड की। अब आते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट महाराष्ट्र पे। कहां पर? सॉरी, राजस्थान पे आते हैं। महाराष्ट्र में इतना इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा हमें। किस पे आते हैं? राजस्थान पे आते हैं। किस पे आते हैं? राजस्थान पे आते हैं, ठीक है। राजस्थान पे आते हैं, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहली लेक, अगर राजस्थान हमारे माइंड में आ रहा है तो सबसे पहली कौन सी आनी चाहिए? सांभर, ठीक है।
सबसे पहली कौन सी आनी चाहिए? सांबर। सांबर दिख रही है यहाँ पे किसी को? ये दिख रही है, ठीक है, हाँ ये रही, ठीक है। ये बिल्कुल आपके जयपुर से 60-70 किलोमीटर दूर पड़ती है ये, ठीक है ना। ये कैसी झील है? खारे पानी। अचंबा तो ये है कि ये बीच में है। कहां पर है? बीच में, बिल्कुल भूमि के बीच में, इसलिए क्या कहा जाता है इसको? अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, इनलैंड सलाइन लेक कहा जाता है। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर। कौन सी है? सांभर है, ठीक है। चलिए, इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। उसके बाद दूसरी झील जो है वो पुष्कर झील है। कौन सी है? पुष्कर झील, ठीक है। कौन सी झील है? पुष्कर झील। इस पुष्कर झील से कुछ नदियां निकलती है, जैसे आपकी कौन सी नदी? लूनी नदी निकलती है, ठीक है। क्लियर है? ये जो पुष्कर है, यहाँ पे एक एनुअल जो है वो उसको क्या बोलते हैं? वार्षिक मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है, पुष्कर में। उसके बाद में गधों का मेला लगता है ना शायद, एक और पुष्कर में भी लगता है, ठीक है। गधों का मेला लगता है इसमें, अभी चल रहा है गधों का मेला उज्जैन में। हो गया क्या? हो गया खत्म? चलो ठीक है, फिर खत्म हो गया ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भगवान ब्रह्मा का जो मंदिर है, ऐसा माना जाता है एकमात्र, लेकिन और भी जगह है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली माना जाता है कि एकमात्र भगवान ब्रह्मा का जो मंदिर है वो कहाँ देखने को मिलता है? पुष्कर में। कहाँ देखने को मिलता है? पुष्कर में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट उदयपुर पे। कहाँ चलते हैं? उदयपुर। आपको कहा, आपसे अगर पूछा जाए कि झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को, ठीक है। बहुत मतलब ब्यूटीफुल जिसको कहते हैं ना, वो अच्छा शहर है बेचारा, ठीक है, ऐसा कुछ बुरा नहीं मानता है वो। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स बता देता हूं। एक तो फतेह सागर, ठीक है, मतलब जब दो लेक है स्पेशली जहां पे लोग ज्यादा जाते हैं, एक तो फतेह सागर और दूसरी है कौन सी? लेक पिछोला। अगर लेक पिछोला पे ज्यादा भीड़ है तो फिर आप कहां चले जाते हो? फतेह सागर चले जाते हो। कहां चले जाते हो? फतेह सागर, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्योंकि लेक पिछोला साइड अगर आप होटल वगैरह भी देखोगे तो आपको बहुत महंगे मिलेंगे, ठीक है। ये लेक पिछोला। उसके बाद में एक और फतेह सागर भी कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। कौन सी? फतेह सागर भी हमारी ये कहां पर है? उदयपुर में, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। एक और झील है धीबर झील, जिसको अब राजसमंद बोल दिया जाता है क्या कहीं पे? ठीक है, हाँ चलो, जो ठीक है, इसको राजसमंद लिख लो आप लोग, ठीक है। क्लियर है? नहीं, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। क्लियर है? यहां तक सभी को लिख लिया? फतेह सागर हो गया, पुष्कर हो गया, क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट झील है यहाँ पे, अगर आप उदयपुर से आगे जाते हो माउंट आबू में, नक्की। कौन सी झील? नक्की झील, माउंट आबू में है, ठीक है। माउंट आबू में जैसे ही आप इंटर करते हो, माउंट आबू शहर खत्म होता है, उसके बाद नक्की लेक आती है, उसके बाद आप गुरु शिखर की तरफ जाते हो, ठीक है। तो नक्की लेक कहां पर है? राजस्थान, ठीक है, माउंट आबू में, राजस्थान। हाँ वो वही है, वो ऐसा पूरा बहुत गोल वाला बना हुआ है, उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? चट्टान है कोई सी, एक इस पे कुछ टिकी हुई है, ऐसा कुछ है, ठीक है। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स थी कहाँ की? राजस्थान की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सांबर, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र पे भी आ जाते हैं। महाराष्ट्र में एकमात्र लेक याद रखना है हमें, वो है लोनार। कहाँ गया लोनार? दिख रहा है कहीं? ठीक है, चलो, ऑरेंज मेरे को दिखता नहीं है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। कौन सा है? कौन सी झील है? लोनार झील, ठीक है। लोनार झील क्यों याद रखना है? क्यों बता? क्योंकि वो उल्का पिंड से बनी है। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। देखो, किताबों में लिख दिया गया है कि ये उल्का पिंड से बनी होगी, लेकिन बेसिकली आप याद रखना एक क्रेटर झील है। क्रेटर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ज्वालामुखी का जब जो मुंह होता है, उसका जो वो होता है शेप, वो जब ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें पानी आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर झील, ठीक है। याद रखना है ज्वालामुखी निर्मित झील है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील। याद रखना। कैसी झील है? उंडी नहीं है, ज्यादा गहरी नहीं है, नहीं है, ज्यादा गहरी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी सभी को? अब पता चल गया कि हम मालवा में हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, उसके बाद हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या देख लेते हैं? आंध्र प्रदेश, ठीक है। गुजरात में कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने काम का, झील वो लोग एक ही याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश दिख रहा है सभी को? ये रहा पुलिकट, ठीक है। ये पुलिकट जो है, और कोलेरू। सबसे पहले कोलेरू लिख लो, एक काम करो, सबसे पहले कौन सी लिखोगे? कोलेरू लिखोगे। कोलेरू क्यों याद रखना है, कोई बता सकता है? ये ना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हाँ, टर्टल तो मिलते हैं। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर से आती है गोदावरी रिवर, इधर से आती है कृष्णा रिवर, इन दोनों के डेल्टा के बीच में है। तो पहले ये लेगून थी, कैसी थी? लेगून थी। तो याद रखना ये ओल्ड लेगून लेक है। अब लेगून लेक है तो उसमें कैसा पानी होगा? लेकिन ये ओल्ड हो गई है, रिवर्स ने अपना पानी दे दे के इसमें से जो सलाइनिटी थी उसको हटा दिया, और अब ये कैसी बन गई है? मीठे पानी की झील बन गई, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है बेटा। बात समझ में आ गई? कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। क्यों याद रखना है इसको? अब ये मीठे पानी की झील बन गई है क्योंकि ये दो नदियों के डेल्टा के बीच में है। किसके बीच में है? दो नदियों के डेल्टा के बीच में। तो दो नदियों के डेल्टा के बीच में जो एशिया की सबसे बड़ी झील है वो यही है, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद में दूसरी झील है हमारी, कौन सी? पुलिकट। अब ये जो पुलिकट झील है, ये पुलिकट झील देखो, जिन जिन चीजों को, चलो पहले समझते हैं। पुलिकट जो झील है वो आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है। तो इसका जो 90% हिस्सा है वो कहां है, और इसका जो 10% हिस्सा है वो कहां है? तमिलनाडु में। ये बात सभी को पता होनी चाहिए। और पुलिकट झील कैसी झील है? लेगून झील है। कैसी झील है? लेगून झील है। तो यहां का पानी कैसा होगा? खारा, ब्रैकिश होगा, खारा पानी होगा, ठीक है। अब याद रखना इसी के जस्ट पास में जब हम यहां देखते हैं तो यहां पे क्या है? सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी? पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं उड़ीसा पे। ये दिख रही है चिल्का झील, ये दिख रही है चिल्का झील, ठीक है। ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील भी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी लेगून झील भी है। तीनों बातें समझ में आ गई? अब उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाएगा लेक्स में, तो इससे रिलेटेड ये कि भारत की पहली रामसर साइट कौन घोषित हुआ था? चिल्का झील। भारत की पहली रामसर साइट कौन घोषित हुआ था? चिल्का झील। कोई बता सकता है ईयर? किस ईयर में हुआ था? 1981। 1981 में भारत की पहली रामसर साइट कौन घोषित हुआ था? चिल्का झील। और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बता सकता है कि क्या है यहां पे? क्या होता है? तो यहां पे एक इंडेंजर्ड कैटेगरी की एक स्पीशी है, एक प्राणी है जिसको कहा जाता है इरावदी डॉल्फिन। क्या बोला जाता है? इरावदी डॉल्फिन। तो यहां पे क्या पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। कहां पाई जाती है इरावदी डॉल्फिन? चिल्का झील में। कहां पाई जाती है? चिल्का झील में क्या पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। आई होप सो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है यहां तक किसी को? नहीं है, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज इससे रिलेटेड निकल के आती है कि यहां पे एक बर्ड सेंचुरी भी है। आप लोगों को पता है दिसंबर के मंथ में यहां पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स जाते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग देशों से यहां पे क्या आते हैं? बर्ड्स आते हैं। तो यहां पे बर्ड सेंचुरी होगा। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे क्या है, मतलब आपके साइबेरिया से सारस वगैरह आपने सुना होगा ना, ये सब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, उसका नाम है नालाबाना, ठीक है। नालाबाना बर्ड सेंचुरी है। एक ही जगह में सारी चीजें बता रहा हूं ताकि याद रहे। समझ में आ रही है बात? क्यों याद रखना है इसको हमें? कितने क्वेश्चन बन गए चिल्का लेक से हमारे? 3-4 ही बने है ना? 4 मतलब एक तो सबसे पहले भारत की सबसे बड़ी लेगून, ठीक है। फिर इरावदी डॉल्फिन, रामसर साइट, ठीक है, नालाबाना, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। क्लियर है यहां तक?
ठीक है, ये पता था सभी को कि नालावाना बर्ड सेंचुरी यही है? नहीं है, नया है। इरावदी डॉल्फिन ये भी पता नहीं था, ये पता था। चलो एक और बता देते हैं आपको कि यहाँ एक रिवर है, दया रिवर, ठीक है, दया नदी, वो अपना मुहाना बनाती है यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा डिटेल वाली बात है, ठीक है। नहीं, दया 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 दया, ठीक है। कौन सी नदी? दया नदी, ठीक है, CID वाली दया है ना। अच्छा, तारक मेहता, हाँ, दोनों में से कोई सा भी दया ले लो आप, ठीक है। तो दया नदी अपना मुहाना, मुहाना समझते हो ना, माउथ, मतलब वो आके किस में गिरती है? चिल्का लेक में। किस में गिरती है? चिल्का लेक में गिरती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़े। अब हम आ जाते हैं मणिपुर पे। कहां पे आ जाते हैं? मणिपुर पे आ जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता है हमारे सामने, ठीक है। कल ये सारी लेक्स पूछूंगा मैं, ठीक है, और जो नहीं बताएगा उसको खड़ा रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है चिल्का लेक पे। चिल्का नहीं, मणिपुर पे आते हैं। मणिपुर में एक लेक है, लोकटक लेक, दिख रहा है, ठीक है। ये जो लोकटक झील है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आती है। पहला क्वेश्चन तो ये कि ये फुमडिस से बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर जो होते हैं फुमडिस, समझाते हैं अभी, ठीक है। किससे बनी हुई है ये इसके अंदर क्या बने हुए हैं? फुमडिस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे पेड़ पौधे, सड़े गले पत्ते वगैरह, ये सब आपस में मिल जाते हैं और इसमें छोटे छोटे क्या बना लेते हैं? आइलैंड टाइप बना लेते हैं। मतलब क्या होता है, उनके ऊपर आप पैर रखोगे तो आप डूबोगे नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन उन पर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते आप। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे एक झील है, ये झील है, कौन सी? लोकटक। कौन सी है? लोकटक। याद रखना, लोकटक कहां पर है? मणिपुर। अगर उत्तर भारत की सबसे इंपॉर्टेंट, पूर्वोत्तर भारत, कौन सा बात? पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लेक कोई सी है तो वो यही है। 99.99% अगर वो ये वाला रीजन टारगेट करेगा तो पहला क्वेश्चन यही होता है उसका, ठीक है। लोकटक झील जो है, यहां पे क्या होता है कि कुछ पेड़ पौधे अगर कुछ मर जाए, पेड़ पौधे अगर उनकी पत्तियां वगैरह आ जाती है और जीवाश्म आ जाते हैं, तो फुमडिस एक प्रकार का प्रजाति होती है जिसके अंदर ये सब इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होके ये क्या होता है, सब इसके ऊपर ऐसे, इस पानी के ऊपर क्या होता है? तैरते हैं। क्या होते हैं? तैरते हैं। किसके ऊपर? इस पानी के ऊपर तैरते हैं। मतलब अगर आप पैर रखोगे तो आप अंदर नहीं जाओगे, ठीक है, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आप बना नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ गई समझ में? आ गई समझ में, ठीक है। फिर तो आप इनके ऊपर पैर रखोगे तो आप डूबोगे नहीं। तो बेसिकली हाँ, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, जैसे आप लकड़ी वगैरह इनको इकट्ठा कर लोगे तो लकड़ियों को अगर बांध लोगे तो डूबोगे क्या पानी के अंदर? नहीं। तो उसी टाइप का एक आकार हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे एक नेशनल पार्क बना है जिसको हम कहते हैं केबुल लामजाओ। क्या कहते हैं? केबुल लामजाओ। क्या कहते हैं? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और इससे क्वेश्चन क्या बनता है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहां पर है? मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर में। ठीक है, कहां पर है? मणिपुर में। कौन सा? केबुल लामजाओ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? केबुल लामजाओ क्या है? नेशनल पार्क है। कैसा? तैरता हुआ। क्यों तैरता है? फुमडिस के कारण। ये फुमडिस कहां मिलते हैं? लोकटक। 3-4 क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड क्लियर हो गए। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर ये नेशनल पार्क है तो यहां पे कुछ ना कुछ विशेष प्रकार के प्राणी मिलते होंगे, हाँ या ना? तो यहां पे संगाई डियर, संगाई हिरण मिलता है। कौन सा हिरण? संगाई हिरण। जैसे हम लोगों ने अभी यहां पर सांभर लेक डिस्कस की थी ना, तो सांभर हिरण मिलता है, इसलिए इसका आसपास का नाम क्या, इसका नाम क्या रख दिया गया? सांभर। ऐसे यहाँ पे संगाई डियर मिलता है। क्या मिलता है? संगाई डियर, संगाई हिरण। कहां मिलता है? मणिपुर में। हाँ, मतलब मणिपुर कह सकते हो आप, केबुल लामजाओ के आसपास मिलता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो जो मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा कुछ कंसेप्चुअल तो पढ़ नहीं रहे। कभी कभी कोई बात आ जाती है जिससे कंसेप्ट रिलेटेड होते हैं तो वो थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और एक और बात, ये जो है हमारा पूर्वोत्तर भारत, ये जो पूरा है ना पूर्वोत्तर भारत, इस पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील भी लोकटक झील है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, उस नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं तेलंगाना पे।
कहां पे आ जाते हैं? तेलंगाना पे। ठीक है, तेलंगाना में कुछ आर्टिफिशियल लेक्स हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी पूछ ले बाई चांस। तेलंगाना पे आ जाते हैं। तेलंगाना में हाँ, अभी तक मैं जितनी भी बता रहा हूं ऑलमोस्ट सभी नेचुरल थी। ठीक है, एक्सेप्ट धुबरी झील, धुबरी, ठीक है, वो भी राजस्थान में जो थी ना उसकी। चलिए अब आते हैं किस पे? तेलंगाना पे। ये जो है ये क्या है? तेलंगाना है। ठीक है, इस तेलंगाना में कुछ झील मिलती है। एक पहली झील आपको दिख रही होगी क्या? हुसैन सागर। कौन सी दिख रही है? हुसैन सागर। ये हुसैन सागर हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में। ऐसे अगर किसी के भी पीछे सागर सागर लिखा हुआ आ जाए ना, जैसे हुसैन सागर, ओस्मान सागर, हिमायत सागर, ये सब कहां मिलेगी आपको? हैदराबाद में, तेलंगाना में। कहां मिलेगी? तेलंगाना, हैदराबाद में। ठीक है, कौन सी? हुसैन सागर, हिमायत सागर, ठीक है, हिमायत सागर और ओस्मान सागर। कौन सी? ओस्मान सागर। ये झील आपको कहां मिलेगी? हैदराबाद में। कहां मिलेगी? हाँ, ये भी कह सकते हो आप लोग, हैदराबाद में हुसैन सागर, ओस्मान सागर और हिमायत सागर। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्किम पे आते हैं। सिक्किम छूट गया था हमारा पहला, सिक्किम छूट गया था। सिक्किम पे एक बार देख लेते हैं। सिक्किम में आपको जो है दो इंपॉर्टेंट लेक दिख रही होगी, इसमें से ये तो नी भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, ये जो है ये वाली नी भी लिखोगे तो चलेगा। ये चोलामू लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बात को समझना ध्यान से। ये जो चोलामू लेक है ये कंचनजंगा पीक पर है। कहां पर है? कंचनजंगा पीक पर है। कौन सी? चोलामू। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है सोलामू। क्या कहा जाता है? सोलामू। तो इसी से कहीं ना कहीं मिलता हुआ या इसी का अपभ्रंश रूप जो है वो क्या है? चोलामू। क्या है? चोलामू। सोलामू हमें बोलता नहीं आता, बोलते नहीं आता है, तो हम क्या बोल देते हैं? चोलामू। ठीक है, ये कहां मिलती है? सिक्किम। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ये कि तिस्ता रिवर का ओरिजिन यहीं से होता है। जो तिस्ता नदी है ना, उसका उद्गम कहां से होता है? चोलामू से। कहां से होता है? चोलामू से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ये निकल के आता है, अगला इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ये जो है, अब देखो अलग अलग जगह अलग अलग बातें बताई गई है, लेकिन हमें पता है कि कंचनजंगा बहुत ऊंचाई पर है। तो सीधी सी बात, अगर ये कंचनजंगा के पास मिल रही है तो ये भारत की सबसे ऊंची झील होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो अब ये अलग डिबेटेबल क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची झील और ऑप्शन में अगर ये दे तो आप लगा सकते हो। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची झीलों में से है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची झीलों में से है। लेकिन जब हम एटलस देखते हैं, क्या देखते हैं? एटलस। तो एटलस में हमें पता चलता है कि सबसे ऊंची झील विश्व की ओजस डेल सेलाडो है। ओजस डेल सेलाडो एक माउंटेन है, वहां पे क्रेटर बन गया है। क्रेटर जहां पे ज्वालामुखी होता है वहां पे क्या बन जाता है? क्रेटर। उसके अंदर पानी आ गया है, तो उसको हमने क्या बोलते हैं? ओजस डेल सेलाडो। और कहीं हम देखते हैं तो तिब्बत में एक झील है जिसको बोला जाता है सोसिकेरू। क्या बोलते हैं? सोसिकेरू। तो उसको भी सबसे ऊंचा माना जाता है। तो हम इस ऊंचाई वाले मैटर में नहीं पढ़ रहे हैं कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? चोलामू। क्योंकि हमें पता है, हम एमपीपीएससी को ये बात प्रूफ करके बता सकते हैं कि भैया या तो कंचनजंगा को ऊंची चोटी बोलना बंद करो फिर, या फिर इसको झील मानना बंद करो फिर। बात समझ में आ रही है? यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग एक और झील जिसका नाम है खेचियो पालरी, जो कि कहां पर है? सिक्किम में। क्या नाम है इसका? खेचियो पालरी। खेचियो पालरी, यूपीपीसीएस ने इसको पूछा है। ठीक है, खेचियो पालरी। ठीक है, खेचियो पालरी झील कहां पर है? सिक्किम में। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है? इतना याद रख लो, वही बहुत बड़ी बात है। इसका जो पुराना नाम है वो एक अलग नाम है, खाचोट पालरी। ठीक है, इसका पुराना नाम जो था वो क्या था? खाचोट पालरी। यहां तक सभी को क्लियर है? अब आते हैं केरला पे। अब कहां पर आते हैं? केरला पे। ठीक है, बस हम एंड पॉइंट पे हैं हमारे, है ना? चलिए केरला पे आते हैं। केरला में सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए अष्टमुडी झील। कौन सी झील? अष्टमुडी झील। इसको अष्टमुडी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मुंह है वो 8 मुंह है, या इसको 8 मुंह वाली झील कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? 8 मुंह वाली झील कहते हैं। और ये कैसी झील है? एक लेगून झील है। कैसी झील है? लेगून झील है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद एक और झील है, इसको नी भी याद रखोगे तो चलेगा, इसको बोलते हैं सष्टम कोटा। क्या बोलते हैं? सष्टम कोटा। नी भी याद रखोगे तो चलेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है केरला में।
ठीक है। उसके बाद अगली कौन सी आती है, वेम्बनाड। कौन सी आती है, वेम्बनाड, ठीक है। वेम्बनाड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, भूल गए इतनी जल्दी। भारत की सबसे लंबी झील, लंबाई में सबसे ज्यादा कौन सी है, वेम्बनाड। कौन सी है, वेम्बनाड। और एरिया में अगर बात करें तो कौन सी है, चिल्का। कौन सी है, चिल्का, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये लेगून और कयाल है, लेगून और कयाल है। इसका मतलब समझना, जैसे यहां पे ये झील बन गई है, ये क्या बन गई, यहां पे झील, ये पानी है आपका, ये क्या है, ये पानी है, ये पूरा पानी है। यहां पे केरला पड़ता है, ये वाला लैंड वाला एरिया है, ठीक है। तो क्या होता है जब हाई टाइड आती है, तो इसमें कहीं गैप है, हाई टाइड आती है, सीधी सी बात है कि जो ओशन होगा वहां पे हाई टाइड आएगी। तो इसमें एक रिवर है, पंबा रिवर, वो अपना पानी गिराती है। कौन सी रिवर, पंबा रिवर अपना पानी गिराती है। तो जब इसमें हाई टाइड आती है तो ये पानी, समुद्र का पानी पीछे तक चला जाता है। कहां तक चला जाता है, पीछे तक चला जाता है, जिसको हम कहते हैं कयाल। क्या कहते हैं, कयाल। और ये जो कयाल है, ये राइस फील्ड, चावल के खेत के लिए बहुत अच्छे होते हैं इस एरिया में। बात समझ में आ रही है, सभी को इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने जो भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदियां थी, झीलें थी, वो कंप्लीट करने की कोशिश की। आई होप सो सभी को इतना समझ में आया होगा कि क्या होती है झीलें, कैसे क्या, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। नहीं, खारी नहीं होती वो, ऐसा हानि नहीं होती। जैसे हाई टाइड आता है, जब भी आप समुद्र वगैरह में जाते हो तो पानी ऐसे पीछे आता है कि नहीं आता, उसी तरह से पीछे आता है। तो ये नदी के पानी को भी पीछे कर देता है, नदी आती है अपना पानी लेके, ये उसके पानी को भी पीछे कर देता है। बात समझ में आए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कयाल, ठीक है। अब जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो इस कयाल के प्रकार भी देखते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारी जो इंपॉर्टेंट लेक्स थी, सारी नहीं करी हमने, इंपॉर्टेंट जो एमपी, और मेरा मतलब आप यकीन मानिए 99.9%, 100% तो कोई भी श्योर नहीं हो सकता, 99.9% अगर लेक्स से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट लेक्स हमने कर ली। अब बारी आती है जलप्रपात की, जल्दी से फटाफट हम आज जलप्रपात भी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद डैम्स पे आ जाएंगे, ठीक है। ये सभी को क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जलप्रपात पे आते हैं। जलप्रपात पे आते हैं हम लोग। वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, वाटरफॉल्स नियर इंदौर बता रहा है। बहुत सारे बता रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम ब्लैंक मैप ले लेते हैं, ब्लैंक मैप की जगह भी हम ऐसा डायरेक्ट मैप ही बना लेंगे। जलप्रपात, महत्वपूर्ण जलप्रपात, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है, हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला जलप्रपात, देखो जलप्रपात क्या होता है ये सभी को पता है ना, क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? सर वह जलराशि जो एक पर्टिकुलर हाइट से गिरती, ठीक है। तो बेसिकली जो जल होता है, देखो अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊँ ना, जब हम लोग ऑप्शनल में पढ़ाते हैं, हम मतलब, तो ऑप्शनल जो होता है ना उसमें अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन बताते हैं तो ये जो स्टिप स्लोप होता है ना, ये इस स्लोप को जलप्रपात कहते हैं, इसके पानी को जलप्रपात नहीं कहते। बात समझ में आ रही है ना? हालांकि वो अभी हमारे काम का नहीं है। अब ये कैसे क्या बनता है, इसके अलग अलग रीजन है, ये बहुत सारे प्रकार का हो सकता है, ठीक है। एज पॉइंट, क्लिफ पॉइंट, ठीक है, डोम शेप, ठीक है, अलग अलग कारणों से हो सकता है। जैसे आप लोगों ने प्लंज पूल सुना होगा, है ना, प्लंज पूल भी एक झील का प्रकार होता है, लेकिन जो प्लंज पूल बनता है वो इसी के कारण बनता है, ठीक है। तो वो एक अलग अलग प्रकार की बात है। हम डायरेक्ट वाटरफॉल पे आ गए क्योंकि हमारा जो एमपीपीएससी वो इतना कॉन्सेप्चुअल पूछता नहीं है, वो डायरेक्ट पूछता है कि ये जलप्रपात कहाँ है, ये क्यों है, कहाँ है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहला जलप्रपात, मतलब आप कर्नाटका से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कर्नाटका से ही सारे जलप्रपात के क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट ऑफ द,
ठीक है, सबसे पहला जलप्रपात स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जोग। इसी का एक और नाम है गरसोप्पा। इसी का क्या नाम है? गरसोप्पा। इसी का एक और नाम है महात्मा। महात्मा आया तो गांधी ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो इसके 3 नाम है, जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, अब सिर्फ इसके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जलप्रपात है तो कोई नदी अपना जल दे रही होगी वहां उस ढाल को, इसीलिए जलप्रपात। ठीक है, तो कौन सी नदी पर है ये कोई बता सकता है? शरावती। कौन सी नदी? शरावती। वेस्टर्न घाट में है ये, पश्चिमी घाट में। कौन से राज्य में है ये भी पूछा जाता है, कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। इतनी बात समझ में आई सभी को? इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और बात बताता हूं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? जोग। बात को ध्यान से समझते जाना। एनसीईआरटी में लिखा, मैंने क्या बोला? एनसीईआरटी में। यूपीपीसीएस ने इसको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं माना है। ठीक है, भारत का ऊंचा जलप्रपात नहीं माना, और वास्तविकता में ये नहीं भी है। इसकी हाइट जो है वो कम है। ठीक है, हाइट पर जरूर है, लेकिन जब ये गिरता है तो जब गिरने की इसकी जो हाइट है वो कम है। जैसे ये एक जलप्रपात है, ये यहां तक है, ये जमीन वाला एरिया आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ज्यादा हाइट पर है। और आपका जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन समझते हो सभी लोग? डेटम लाइन नहीं समझते हो? डेटम रेखा हिंदी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो फिर से समझाते हैं आप लोगों को। जो समुद्र तल होता है ना, समुद्र तल की जो वो सब हर जगह एक जैसा है। तो अगर समुद्र तल को आप किसी लैंड वाले पोर्शन से मिलाओ और एक जैसी लाइन बना के बनाओ तो उसको डेटम रेखा कहते हैं, डेटम लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखा होगा ना, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, तो वो 500 मीटर है। अगर 500 मीटर नीचे चले जाओगे तो आप डेटम लाइन पे चले जाओगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसका डेटम लाइन यहां पड़ता है, लेकिन इसका लैंड तो यहीं पड़ जाता है, ये दिख रहा है, लेकिन हाइट पे बहुत ज्यादा है। वैसे ही एक सिमिलर वाटरफॉल है, ये इतना गिरता है और इसका डेटम लाइन यहां है। तो बताओ दोनों में से ऊंचा कौन है? तो ये सबसे ऊंचा है, ये ऊंचाई पर है। क्वेश्चन की बात समझ में आ रही है? दोनों रिलेवेंट है, क्लियर है? ठीक है, तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप याद रखना, मैं जो बता रहा हूं वो ऊंचीकल। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन देखो, गलत चीजें लिखी हुई है तो मेरा फर्ज है कि मैं गलत नहीं पढ़ाऊं आप लोगों को। ठीक है, जो चीजें हैं उनको वेरीफाई विथ प्रूफ करके बताऊं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? जैसे मैंने बोला कि यूपीपीसीएस ने इसको करेक्ट माना, जो मैं बता रहा हूं कुचिकल को। क्लियर है? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? जोग या गरसोप्पा। भारत, आप सभी लोगों ने यही याद रखा होगा, आई होप सो। हाँ, ठीक है, अब कुचिकल। क्लियर है? अगर नहीं ही ऑप्शन में दे रहा है वो कुचिकल, नहीं ही देना है उसको, तो फिर क्या करेंगे? जोग लगाएंगे। अगर ऑप्शन में कुचिकल है तो कुचिकल लगाना है। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? तो ये कुचिकल ही कर्नाटक में, ये कर्नाटका में ही है कुचिकल। दूसरा जो है वो कौन सा है? कुचिकल। अब ये किसी न किसी नदी पर होगा। जैसे इससे बहुत क्वेश्चन बने पुराने कुछ सालों में कि जोग किस नदी पर है, जोग किस राज्य में है ना, ऐसे बड़े क्वेश्चन बने हुए है ना। एकाध क्वेश्चन आता ही रहता था अगर वाटरफॉल से, तो वो सबसे पहला यही होता था। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? वैसे ही इससे भी पूछा जाएगा कि ये किस नदी पर है, तो याद रखना ये वराही नदी पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? वराही नदी पर। कौन से राज्य में है? कर्नाटका में। कौन से राज्य में है? कर्नाटका में। यहां तक सभी को समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए तीसरा जलप्रपात है शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम। कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात है। ठीक है, पता है कहां पर है शिव समुद्रम? कर्नाटका में ही है। ठीक है, अब देखो ऐसे तो पढ़ने में हम डिस्ट्रिक्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं आते डिस्ट्रिक्ट, पूछेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा होच पोच नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सारी चीजें मिक्स हो जाएगी फिर। ठीक है, आप लोग याद रखना, सबसे पहले जोग क्यों याद रखना वो पता चल गया, अब याद रह ही जाएगा वो। ठीक है, दूसरा कुचिकल क्यों याद रखना वो भी याद रह जाएगा, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? कुचिकल। कुचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बात समझ में आ गई?
क्लियर है? आप लोग सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा कोचिकल। क्लियर है यहां तक? ठीक है, उसके बाद आता है शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी। और ये भी कर्नाटका में है। ये भी कहां पर है? कर्नाटका में। ये भी कहां पर है? कर्नाटका में। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, उसके बाद में एक और जलप्रपात हमें याद रखना है, उसका नाम है गोकक जलप्रपात। इससे भी बड़े क्वेश्चन पूछे गए। आप लोगों ने अगर PYQ लगाए होंगे ना तो आपको पता चलेगा कि गोकक जलप्रपात कहां पर है। पूछे गए कि नहीं पूछे गए? पूछे गए। ठीक है, तो गोकक जलप्रपात कहां है? कर्नाटका में। कहां पर है? कर्नाटका में। इसीलिए मैं सारी चीजें स्टेट वाइज करवा रहा हूं आपको। ठीक है, गोकक जलप्रपात कहां है? कर्नाटका में। अब कर्नाटका में तो किसी नदी पर होगा। कोई नदी बता सकता है कौन सी नदी है? ठीक है, कृष्णा की एक सहायक है घाट प्रभा। ठीक है, चलो कृष्णा की सहायक बता दो एक और। मालप्रभा। ठीक है, घाट प्रभा और मालप्रभा। चलिए, यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलो बताओ, ईग या जोंग किसकी सहायक नदी है? महानदी की। वेरी गुड। ठीक है, पढ़ा कल का? नहीं पढ़ा? पक्का पढ़ा? पूछे फिर कल का? याद होगा, बात वही तो है कि याद होगा। पक्का पूछो। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा। शारदा किसकी सहायक है? शारदा घाघरा की। तो फिर कहां पढ़ा तुम लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चारों वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जिससे क्वेश्चन बन सकता है हम वही पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जिससे क्वेश्चन बन, मैंने क्या बोला कि शुरू में हम वही पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद और डिटेल में जहां से बन सकते हैं, क्योंकि हमारी नजर वहीं जाती है जो सबसे पहले जहां से टॉपिक चालू होता है। बाई चांस हम रिवाइज भी करेंगे तो वो चीजें हमें ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। ये ना साइकोलॉजिकल चीजें होती है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? उसके बाद में अगला जलप्रपात है एबे जलप्रपात। कौन सा? एबे। इसके बारे में अभी एक मैं पूरा आपको बताने वाला हूं। एबे जलप्रपात कहां पर है? ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, कहां पर है? कर्नाटका में। ठीक है, जब कावेरी नदी, कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी जहां से उद्गम होता है कावेरी नदी का, कहां से? ब्रह्मगिरी हिल से। ब्रह्मगिरी हिल से होता है ना, तो ब्रह्मगिरी हिल से जैसे जैसे जाती है तो जब ये वापस नीचे उतरती है तो यहां पे एक वाटरफॉल बनाती है एबे। कौन सा? एबे। कौन सा वाटरफॉल? एबे। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे ये आगे जाएगी, क्योंकि यहां से गिरने के बाद वापस आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। आगे जैसे ही जाती है तो ये कौन सा वाटरफॉल बनाती है? शिव समुद्रम। कौन सा बनाती है? शिव समुद्रम। कौन सा बनाती है? शिव समुद्रम। बेंगलोर के पास में शिव समुद्रम वाटरफॉल बनाती है। ठीक है, फिर जब ये कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु में इंटर कर जाती है तो तमिलनाडु में ये एक वाटरफॉल बनाती है जिसको हम कहते हैं हॉगेनिकल। क्या कहते हैं? हॉगेनिकल। देखो मैंने ऐसे याद रखा, आप भी अपने तरीके से कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टेप फॉल्ट से होके बहती है। स्टेप फॉल्ट मतलब कि ऐसे तोड़ते तोड़ते जमीन को जाती है। बात समझ में आ रही? जैसे ऊपर से आई थी पश्चिमी घाट से, फिर वाटरफॉल बनाया, फिर ऐसे फ्लैट फ्लो हुई, फिर नीचे गिरी, वाटरफॉल बनाया, फिर ऐसे फ्लो हुई, फिर नीचे गिरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सा बनाया था इसने? शिव समुद्रम। कौन सा बनाया था? शिव समुद्रम। तो अब हमें तीनों पता चल गए, शिव समुद्रम पता चल गया। उसके बाद में ये कौन सा है? हॉगेनिकल। कौन सा है? हॉगेनिकल। कौन सा है? हॉगेनिकल। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु। कौन से बना रही है? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी 3 प्रमुख महत्वपूर्ण जलप्रपात बना रही है, याद रखना। ठीक है, शिव समुद्रम, हॉगेनिकल। क्लियर है यहां तक? सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अगला हमारा आ जाता है क्या? हॉगेनिकल। छठा लिख लेते हैं हम, हॉगेनिकल। हॉगेनिकल। हॉगेनिकल जो है वो कहां पर है? तमिलनाडु में। कौन सी नदी पर है? कावेरी पर। कौन सी नदी पर है? कावेरी पर है। ठीक है, कावेरी को कहां की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा? पवित्रता के आधार पर। क्यों पवित्रता के आधार पर मान लिया जाता है वहां पे? क्योंकि प्लेट्यू रीजन है, पठारी भाग है पूरा तमिलनाडु वगैरह, ये पानी की कमी है। ठीक है, और सदा नहीं रहा है सबसे बड़ी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। इतना सभी को क्लियर हो गया? उसके बाद में हम चलते हैं गोवा में। मतलब ऐसे इमेजिन करना है ना, ऐसे फिर सबका यही प्लान होता है सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहली ट्रिप गोवा। ऐसा आप लोगों में से भी होगा कि नहीं होगा? नहीं है, चलो ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, आप सभी वृंदावन वाले हो, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा लगा सुन के। चलो ठीक है, 7वें पे आ जाते हैं। अगला है दूध सागर। ठीक है, मध्य प्रदेश में है ऐसा कुछ?
कौन सा? दुग्ध धारा। मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा मैं, झील में भी मध्य प्रदेश की बात नहीं करी हमने। क्यों? क्योंकि वो तो आप लोग सब लोगों ने पढ़ लिया है वो तो, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि भोजताल कहाँ है? भोपाल में। कृत्रिम है कि प्राकृतिक है? कृत्रिम है, ठीक है। चलो फिर क्या ही पढ़ाने की जरूरत है ना, इतना तो पता है आप लोगों को। माधव सागर कहाँ है? शिवपुरी में, सब ठीक है। चलिए, दूध सागर झील, दूध सागर जलप्रपात, ये कहां पर है? गोवा। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो गोवा और कर्नाटका की बाउंड्री पे भी पड़ता है, ठीक है। गोवा और कर्नाटक। आप सभी लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस देखी है? वो जो चेन्नई एक्सप्रेस में वो जो सीन बताते हैं वो यहीं का है। ट्रेन रुकती है ना, ठीक है। मांडवी रिवर पर है, मांडोवी या मांडवी रिवर पर है, ठीक है। कौन सी नदी पर? मांडवी, ठीक है, या मांडोवी रिवर पर। यहां तक बात समझ में आ गई। एक और बात याद रखना, जो कोंकण रेलवे है ना, कोंकण रेलवे समझते हो? कोंकण रेलवे इसी के जस्ट सामने है या पास में है ना। कोंकण रेलवे इसी के जस्ट पास में, इसके जस्ट सामने ही है। किस जलप्रपात के? दुग्ध सागर जलप्रपात के जस्ट सामने ही है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट नहीं है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और आप याद रखना, ये जो मांडोवी रिवर है, इसमें गोवा में बहुत सारे कैसीनो बने हुए हैं, ठीक है। कैसीनो समझते हो? कैसीनो नहीं समझते हो, ठीक है, फिर नहीं समझना ऐसी चीजों को, ठीक है। कैसीनो बने हुए हैं जैसे रॉयल डेल्टीन, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े कैसीनो बने हुए हैं वहां पे। शिप्स अंदर, उनके अंदर कैसीनो चलता है क्योंकि वहां पे लीगल है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे आता है ना आजकल, टीवी वगैरह पे ऐड आता है ना, रमी सर्कल, हाँ मतलब वही वाली बात। इतना ज्यादा भी सही नहीं बताना है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई। तो सबसे पहले आपको ये 3-4 पता होनी चाहिए स्टार्टिंग वाले, है ना। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका इन्हीं में से आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने 11-12 क्लास अच्छे से अटेंड कर ली ना, तो आपके ज्यादा नहीं तो 7-8 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी के बन ही जाएंगे। देखो पूरे तो किसी के नहीं बनते हैं, हो सकता है ज्यादा बन जाए, ठीक है। 10 में से वास्तविकता की बात करें, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन नहीं भी बने, कुछ क्वेश्चन पे हम चर्चा नहीं कर पाए, या हो सकता है सारे ही आ जाए। अब हमारे पास के समय का अभाव है, समझ रहे हो आप बात को? नहीं तो उसका ही पोस्टमार्टम कर देते अपन पूरा एमपीपीएससी का, ठीक है। कहाँ से पूछ सकता है, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। कौन से? नहीं, वो तो उसमें एक क्लास में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। चलो इतनी बात सभी को समझ में आ गई। उसके बाद अगला कितने हो गए? 8 हो गए कि 9? 7। 8वां है बोहरा पानी। बोहरा पानी, ठीक है। कौन सा जलप्रपात? बोहरा पानी, ठीक है। बोहरा पानी जो है वो कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक नदी है, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, बूढ़ा बलंगा या बूढ़व बलंगा। बूढ़व बलंगा लिख लो आप तो, बूढ़व बलंगा, हाँ एक ही, ठीक है। बूढ़व बलंगा, और भी है छोटे छोटे, ठीक है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बूढ़व बलंगा नदी पर है। बात समझ में आ गई? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? कौन सा जलप्रपात? ठीक है, बोहरा पानी, ठीक है। उसके बाद अगला आता है डुडुमा, ये पूछा गया है ना, डुडुमा जलप्रपात, ठीक है। ऐसे ही नाम पूछता है, ठीक है। डुडुमा जलप्रपात कहां पर है, कोई बता सकता है? उड़ीसा में ही है, आसपास नहीं है, उड़ीसा में है, ठीक है। अब है तो किसी नदी पर होगा, कौन सी नदी पर है? ये नदी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मचकुंड, ठीक है। कौन सी नदी? मचकुंड नदी पर है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। बूढ़व बलंगा, बूढ़व बलंगा, बूढ़व बलंगा, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जलप्रपात जो है, बेसिकली अब आ जाते हैं हमारे खासी पहाड़ी के कुछ जलप्रपात। बाई चांस अगर पूछे तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कहां पर पूछेगा भाई। कितने हो गए? 9। 10वां लांग शियांग, इसको लांग थियांग भी बोलते हैं। ये कहां पर है? मेघालय में, खासी पहाड़ी में, मेघालय में, ठीक है। लांग शियांग या लांग शिलांग, तो शिलांग दे दिया तो आप समझ लेना कहां है, मेघालय में, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी सभी को? चलिए
ये लांग रिवर करके एक छोटी सी स्ट्रीम फ्लो होती है, तो रिवर इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप और इंपॉर्टेंट याद रखना चाहो तो खासी पहाड़ी। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। उसके बाद में नोह कालिका काई, नोह काली काई, ठीक है, ये भी मेघालय में खासी पहाड़ी पर है। अगर बाय चांस नॉर्थ ईस्ट में पूछता है तो सबसे पहले उसके ये दोनों ही जलप्रपात होंगे। इतनी बातें अगर सभी को समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा गर्म है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, इसी में डेम आ जाते हैं बेटा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। अब यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है बहुउद्देशीय, मतलब एक उद्देश्य के लिए नहीं बनाई जा रही है। ठीक है, अब उसमें बहुउद्देशीय में क्या हो सकता है, तो उसमें उद्योग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ हो सकता है, उसमें किसानों के लिए भी कुछ हो सकता है। बात समझ में आ रही? उसमें और भी जो अलग अलग जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए कुछ हो सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म मल्टीपर्पस, बहुउद्देशीय, एक उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनका जो सपना है वो स्वतंत्र भारत के बाद देखा गया, देखा तो पहले ही जा चुका था, लेकिन इनको जो पूरी करने की परिकल्पनाएं हैं वो उसके बाद देखी गई। बात समझ में आ गई? जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो जो नेहरू जी थे, उनका एक विजन था कि भारत में अगर हमें जो है अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें बहुउद्देशीय परियोजना बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? बहुउद्देशीय परियोजना बनानी पड़ेगी। और ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनेंगी तो इसका मतलब आप पानी रोकोगे नदी का, तभी तो बहुउद्देशीय परियोजना बनेगी। तो पानी रोकोगे तो उस पानी रोकने को हम क्या कह देते हैं? डैम। क्या कह देते हैं? डैम। उस डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज को मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उस इलेक्ट्रिसिटी से प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन से हमारी जीडीपी को सहायता मिलेगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये विजन देखा गया था बहुउद्देशीय परियोजनाओं का, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, तो यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? सभी को क्लियर हो गया? यहां पे यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इसी बहुउद्देशीय परियोजना में जो सबसे पहली परियोजना हमारे सामने निकल के आती है वो है दामोदर। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा था? दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, कौन सा था? दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, अब ये जो दामोदर घाटी परियोजना का आइडिया था, ये नेहरू जी ने ऐसे ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसे ही अमेरिका में एक प्रोजेक्ट चल रहा था। अमेरिका डेवलप था पहले से, क्योंकि उसको पता है कि डैम बनाने, इलेक्ट्रिसिटी बनानी, उसने ये काम पहले ही कर लिए थे। तो अमेरिका में एक प्रोजेक्ट चलता था, उस प्रोजेक्ट का नाम था टेनेसी प्रोजेक्ट। क्या नाम था? टेनेसी प्रोजेक्ट। तो उसी टेनेसी प्रोजेक्ट की तर्ज पर भारत में पहली परियोजना लाई गई थी, टेनेसी प्रोजेक्ट, अमेरिका की टेनेसी प्रोजेक्ट। ठीक है, अमेरिका का है, कहां का है? अमेरिका का। उसी की तर्ज पे भारत में कौन सी परियोजना लाई गई? कौन सी लाई गई? दामोदर। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में था क्या कि जो दामोदर नदी है, उस दामोदर नदी पर और उसकी सहायक नदियों पर 7 डैम बनाए जाएंगे। कितने डैम बनाए जाएंगे? कुछ बात समझ में आ रही है? कितने डैम बनाए जाएंगे? 7। लेकिन कितने बने? केवल और केवल 4। कितने बने? 4। तो बेसिकली डैम ही तो पढ़ रहे हैं हम, तो इसी में तो पढ़ेंगे डैम। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना में कितने डैम बने अभी तक? 4। बनाने कितने थे? 7। किस प्रोजेक्ट से ली गई है? टेनेसी प्रोजेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। एमपीपीएससी का पहला क्वेश्चन यही रहेगा अगर पूछा जाएगा कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। सभी को पता ही होगा ये बात तो। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस पे कितने डैम बने अभी तक? 4 डैम बने। कितने डैम बने? 4 डैम। तो जो सबसे पहला डैम है उसकी बात करते हैं। जो सबसे पहला डैम है उसका नाम है कोनार डैम या कोनार बांध। कौन सा डैम है? कोनार बांध। कौन सा बांध है?
कोनार बांध, ठीक है। कोनार बांध किस नदी परियोजना का भाग है? दामोदर घाटी। किस नदी पर बना है? कोनार नदी पर। मैंने क्या बोला, वर्ड क्या यूज किया था मैंने अभी? कोनार तो यूज किया था, लेकिन उससे पहले मैंने क्या यूज किया था कि दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों पर कितने कितने डैम बनाने की बात थी? 7 डैम बनाने की बात थी, ठीक है। लेकिन कितने बने? 4। उसमें से ये जो डैम था ये कहां पर था? झारखंड में था। क्या था? कहां पर था? झारखंड में था। इतनी बात सभी को समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े। दूसरा जो बांध था या जो दूसरा डैम था, उस डैम का नाम था मेथन बांध। ये पूछा गया है शायद, आया है? ठीक है, ओके। मेथन बांध कहां पर है? ये भी झारखंड में, लेकिन किस नदी पर है? बराकर नदी पर। 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 कहां पर? झारखंड में। याद रखना, देखो याद करने का तरीका है ये, ठीक है, कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डैम पढ़ रहे हैं, तो डैम बने किसके अंतर्गत है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के अंदर। तो पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा था? दामोदर। किस प्रोजेक्ट? अब पहला है मतलब कहीं ना कहीं से सोच ली गई होगी, तो कहां से? टेनेसी प्रोजेक्ट। कहां चलता था ये? अमेरिका में। तो 7 बनाने थे, लेकिन बने कितने? 4 बने थे। कितने बने थे? 4 बने थे, ठीक है। उस 4 में से भी जो, जैसे हम लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं ना, 5 ईयर प्लान, तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किस पे बेस्ड था? एग्रीकल्चर। तो उस एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर डैम के लिए भी बेसिकली हम उसको बोल देते हैं एग्रीकल्चर, लेकिन क्या उसमें इंडस्ट्रीज को फायदा नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। अगर उसको हम बड़े रूप में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा ये एक वृहद संकल्पना थी, मतलब एक ब्रॉड जो था माइंडसेट था, ठीक है। इसको नैरो विजन नहीं कहा जा सकता था, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गई। इसके बाद जो तीसरा डैम है ये भी पूछा गया है एमपीपीएससी ने, तिलैया बांध। पूछा है ना ये, ठीक है, चेक करना, पूछा है ये, ठीक है। तिलैया बांध जो है वो किस नदी पर है? तो वो भी बराकर नदी पर ही है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर ही है। कहां पर है ये? झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। कौन सा बांध? तिलैया बांध, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अब चौथा बांध और बचा इस नदी परियोजना का, बचा कि नहीं बचा? बचा। चौथा बांध और बचा, तो उस बांध का नाम है पंचेत बांध। कौन सा? पंचेत बांध, ठीक है। डबल स्टार मार्क करके लिख लेना इस बार, ठीक है। पंचेत बांध। कौन सा बांध? पंचेत बांध, ठीक है। पंचेत बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर है। कहां पर? झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। इतनी बात अगर मेरी आप लोगों को समझ में आ गई हो तो आप मुझे बताओ, ये जो पूरी परियोजना है ये कहां पर है? झारखंड में, क्योंकि झारखंड में ही कोल ज्यादा है कि नहीं है? तो वहां की इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन हम बोल क्या रहे हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना किसके लिए थी? एग्रीकल्चर के लिए। बात समझ में आ रही? हालांकि एग्रीकल्चर से फायदा मिलेगा, इसको मैंने बताया ना, पानी रुकेगा तो आसपास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो फर्टाइल, मतलब उसको और इरिगेशन मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो ये पहली पंचवर्षीय, ये पहली हमारी जो है बहुउद्देशीय परियोजना थी। कौन सी? दामोदर। आई होप सो इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। दूसरी परियोजना पे चलते हैं हम, भाखड़ा नांगल। इतना क्लियर है सभी को? हम पढ़ना डैम चाह रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं? ठीक है। तो दोनों काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हमारे? क्लियर है? इसको रफ कर दे। इसको रफ नहीं करते हैं, इसको इरेज करते हैं। दूसरा लिखो आप भाखड़ा नांगल। ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, इसकी जो नींव है वो 1948 में ही 1948 में ही रख दी गई थी। कब रख दी गई थी? 1948 में ही इसकी नींव रख दी गई थी। भाखड़ा नांगल परियोजना। नांगल परियोजना। अब इस परियोजना में 2 बांध है, पता है आप लोगों को, है ना? बात समझ में आ गई? ठीक है। इसकी नींव कब रख दी गई थी? 1914। नींव का मतलब समझ में आता है? मतलब भैया अब बनेगा ये शिलान्यास, इनॉग्रेशन क्या कर दिया गया था? इनॉग्रेशन कर दिया गया था। लेकिन ये चालू कब हुआ? नहीं, 1970 में। 1970 में इसने देश के लिए अपनी सेवा देना स्टार्ट करी, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। he is serving since 1970.
ही और यू कैन से दाओ और सॉरी दाओ नो इट। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये जो दोनों बांध है ये कहां पर है? पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है। देखो अब इनके पीछे एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आप लोगों को, जबरदस्त कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना आप। ठीक है, हम कह देते हैं कि ये दोनों बांध कहां पर है? किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। किस पे है? सतलुज नदी। सतलुज नदी का जो ओरिजिन होता है वो राक्षस ताल या राकस ताल झील से होता है, इतना सभी को पता है। कहां पर? तिब्बत में। होता है कि नहीं होता है? हिमाचल प्रदेश से ये भारत में इंटर करती है। करती है कि नहीं करती है? करती है। कौन सी नदी? सतलुज नदी। जब ये हिमाचल प्रदेश से भारत में इंटर करती है तो भारत में इंटर करने के बाद में ये हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा या सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है, जिसका नाम क्या है? अब किसी को यह बताने की जरूरत तो नहीं गॉर्ज क्या होता है? सभी को पता है गॉर्ज? पता है? ठीक है, गॉर्ज सभी को पता है। तो अगर नहीं भी पता है तो ये ऐसा होता है, ये नदी जा रही है, इधर दो पहाड़ है। ठीक है, इधर दो पहाड़ है ऊंचे ऊंचे। ठीक है, आप ऊपर से देख रहे हो नीचे, ठीक है, और बोलोगे अरे बाप रे इतनी बड़ी घाटी और नदी जा रही है, वो क्या होता है? गॉर्ज। क्या होता है? गॉर्ज। अगर ये गॉर्ज और ज्यादा चौड़ा हो जाए, विस्तृत हो जाए, तो इसको कैनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनियन। आपने अमेरिका में सुना होगा ग्रैंड कैनियन। ठीक है, कौन सी नदी बनाती है? कोलोराडो रिवर। कौन सी रिवर? कोलोराडो रिवर। ठीक है, तो वैसे ही ये नदी गॉर्ज बनाने के लिए फेमस है। नदी गॉर्ज कब बनाएगी? जब वो युवा अवस्था में होती है, क्योंकि वो अपर्दन अच्छे से कर सकती है, इरोजन अच्छे से कर सकती है। तो इतना इरोजन कर दिया है कि भैया वो नीचे से ही निकल के जाने लग गई है ऊपर पहाड़, इतना पहाड़ को काट दिया। मतलब आप सोचो कि ये दो पहाड़ है और बिल्कुल नीचे से नदी जा रही है, तो ये पहाड़ के ऐसे आपको स्टिप स्टोप दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? इसको आप क्या बोलते हो? गॉर्ज। क्या बोलते हो? गॉर्ज। ठीक है, तो वैसे ही आगे ये एक और गॉर्ज बनाती है जिसको हम बोलते हैं भाखड़ा गॉर्ज। क्या बोलते हैं? भाखड़ा गॉर्ज। क्या बोलते हैं? भाखड़ा गॉर्ज। बात समझ में आई? क्या बोलते हैं? भाखड़ा। यहां से गिर गई, फिर यहां से सीधी जा रही है और इसने ऐसे दो पहाड़ों के बीच में से गॉर्ज बना लिया, फिर यहां से नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? गिरेगी। तो इस ऊपर वाली जगह पर हमने एक डैम बना दिया है। इस डैम को हम क्या कहते हैं? भाखड़ा डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? भाखड़ा डैम कहते हैं। और अब इस डैम से, गॉर्ज से बना हुआ है, तो नीचे पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो हम क्या कह देते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, इंडिया हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। बात समझ में आई? कुछ समझ में आई? अब समझ में आ गई होगी क्यों गॉर्ज क्या, ये सब कुछ क्लियर हो गया? क्लियर है? अब याद रह जाएगा। ठीक है, भाखड़ा डैम क्लियर है इतना? भाखड़ा बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक सभी को क्लियर है? अब देखो, अगर यहां पे आपने डैम बनाया है तो इसके आसपास पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इधर इधर क्या बन जाएगी? कृत्रिम झील बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कृत्रिम झील। बेसिकली पानी जब आप स्टोर करते हो और आसपास पानी रुक जाता है तो उसको क्या कहते हो? झील। ठीक है, तो यहां पे आर्टिफिशियल लेक बन जाएगी। उस झील का नाम है गोविंद, बताओ कोई? गोविंद सागर। और ये गोविंद सागर झील जो है, इसका नाम गोविंद सागर सिखों के जो गुरु थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, उनके नाम पर रखा गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर अलग है। मैंने झील में आपको वो नहीं पढ़ाई है, क्योंकि मैं उसको डैम में पढ़ाऊंगा, जब रिहंद परियोजना पढ़ेंगे ना तब पढ़ाऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, तो ये दोनों कंफ्यूजिंग टॉपिक है, याद रखना। गोविंद सागर परियोजना या गोविंद सागर झील कैसी झील है? कृत्रिम झील है। बात समझ में आ रही है? ये भाखड़ा डैम के भाखड़ा जो है डैम के बनने से बनी है। बात समझ में आ गई इतनी सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद अभी हमें ये पता चला कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ये याद रखना, गुरुत्वीय का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, ग्रेविटी से नीचे गिरता है ना। ठीक है, गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अभी हम आए नहीं उस पे, हीराकुंड, इसका जिस बात पे आने वाले। ठीक है, ऊंचा पता चल गया ना? अब याद रहेगा, क्योंकि सतलुज नदी बनाती है भाखड़ा और ऊंचाई से गिरता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए उसी के बाद इसी के जस्ट थोड़ा आगे नीचे की साइड बना हुआ है, ये ऊपर है और वो कौन सा है? नांगल जो है वो कहां पर है? नीचे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि कोटला पावर स्टेशन, कौन सा? कोटला पावर स्टेशन कहां पर है? तो कोटला पावर स्टेशन जो है वो नांगल डैम पर ही है। कौन सा? कोटला पावर स्टेशन कहां पर है? नांगल डैम पर ही है। आई होप सो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है?
ठीक है, पक्का, ठीक है, बेसिक। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है यहां से। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये एक संयुक्त परियोजना है पंजाब की, हिमाचल प्रदेश की और हरियाणा की, ठीक है, इनकी संयुक्त परियोजना है। लेकिन वर्तमान में इससे लाभ और भी लोग ले रहे हैं, जैसे दिल्ली और राजस्थान। बात समझ में आ रही है? सभी को क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों को याद, मतलब इतना नहीं भी रखोगे तो चलेगा, इतनी बातें आप याद रख लीजिएगा। अगला जो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट आता है उसको हम कहते हैं हीराकुंड नदी परियोजना। क्या कहते हैं? हीराकुंड नदी, लेकिन हम बोल देते हैं कि हीराकुंड बांध सिर्फ, ठीक है। ये एक नदी परियोजना है, ठीक है, ये कि बड़ा रूप है, जैसे ये एक अपने आप में बड़ा रूप है कि नहीं है। फिर इसके अंदर एक डैम आता है कि नहीं आता है? यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं है, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आ जाता है हीराकुंड। कौन सा आ जाता है? हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड पे आ जाते हैं। हीराकुंड जो बांध परियोजना है ये बेसिकली कहां पर है? ये संबलपुर उड़ीसा में। किस नदी पर है? महानदी पर है। ये पूरा महानदी पर प्रोजेक्ट है। कहां पर? संबलपुर उड़ीसा में। संबलपुर उड़ीसा में, संबलपुर एक जिला है उड़ीसा में, वहां पर पड़ता है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे बांध है, ठीक है, 3-4 बांधे हैं, ठीक है, लेकिन जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बांध है इस परियोजना में, पूरी परियोजना का नाम क्या है? हीराकुंड, हीराकुंड बांध परियोजना। इसमें एक हीराकुंड बांध भी है और भी अन्य बांध है इसमें, तो उन अन्य बांधों के भी तो नाम लिख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो महानदी पर ही बने हुए हैं जब भी नाम आएंगे तो। बात समझ में आ गई? ऐसे है एक, मैंने आपको बताया था शायद पहले, टिकरापारा। कौन सा? टिकरापारा बांध है। टिकरापारा बांध कहां पर है? उड़ीसा में, ठीक है, ये एक ही याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम इतना, बाकी जो भी है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप सो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जो हमारी बांध परियोजना है उसमें हमने 3 मुख्य बांध परियोजनाएं देखी। कल हम इस बांध परियोजना को भी कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम खनिज वगैरह ये पढ़ें, या फिर हो सका तो हम क्लाइमेट पढ़ना चालू कर दे कल से, ठीक है। टिकरापारा ये भी उड़ीसा में है, ठीक है, संबलपुर के पास में, ठीक है। आई होप सो आप सभी लोगों ने इतना जो है वो अच्छे से समझा होगा। सो आज के लिए इतना ही, समय का अभाव है, ठीक है, पढ़ना तो हम बहुत चाहते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।